गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज का जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये नीट के बच्चों के साथ साथ बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के बच्चों को के भी ये जो टॉपिक है वो काम आएगा। जो भी बच्चे बी फार्मा कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो उनके किताबों के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो अपने उनके जो है सिलेबस में इंक्लूड है, जिसका नाम है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर किस चीज़ को लेके पढ़ा जाता है, पैथोफिजियोलॉजी में जो भी चीज़ है वो किस कारण से बॉडी में आ रही है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ये लेक्चर मोस्टली बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए है जिनको डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि बॉडी में बीमारी कैसे होती है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उनका डायग्नोसिस कैसे होता है, कोई भी डिजीज़ है तो किस वजह से हो रही है, जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक्सीडेंटल केस है, एनवायरमेंटल केस है, विच टाइप ऑफ डिजीज़ मेनली अकर इन बॉडी, तो उनके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक विच टॉपिक फॉर बी फार्मा एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। मोस्टली जो ये बच्चे हैं जो कि नीट की स्ट्रीम में नहीं जा कर के बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड का टॉपिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी अगर बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिख रहे हैं। एक को हम कहते हैं पैथो और एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। दोनों का अपने अपने अपना एक अलग नाम है। ठीक है, पैथो शब्द जहाँ भी आ जाए, पैथो शब्द जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है बीमारी। इसका मतलब क्या होता है? बीमारी, या इसका मतलब होता है रोग। इसको हम कह सकते हैं डिजीज़। जब इंसान में कोई डिजीज़ हो जाए तो इस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? पैथो के नाम से जानते हैं। अब बात आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कारिकी। कारिकी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के किसी नॉर्मल फंक्शन की स्टडी होती है कि आपके शरीर का लीवर कैसे काम कर रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, ब्लड सेल्स कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, तो वॉटेवर आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल फंक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। इवन प्लांट में भी कोई ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, जाइलम कैसे काम करता है, फ्लोएम कैसे काम करता है, प्लांट्स में जल कैसे ऊपर जलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अगर ह्यूमन से रिलेटेड हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट से रिलेटेड हो तो प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर ह्यूमन और प्लांट की जगह फिजियोलॉजी जिस चीज़ से रिलेटेड उसका नाम है पैथोफिजियोलॉजी, यानी आपकी बॉडी में रोग आने पर बॉडी में क्या चेंजेज आएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? पैथोफिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हाउ बॉडी सर्व नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन यानी हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शन जो है किस टाइप से सर्व होते हैं बॉडी के द्वारा, या नॉर्मल फंक्शन कैसे कंडक्टेड होते हैं, इसी की स्टडी, इसी की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसी की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? फिजियोलॉजी। अब यहाँ पर फिजियोलॉजी और पैथो दोनों शब्द जब मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने का एक शब्द बनता है जिसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथो फिजियोलॉजी। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जब आपके शरीर के अंदर बीमारी आ जाए, क्योंकि अभी बताया पैथो का मतलब क्या होता है? रोग, और फिजियोलॉजी का मतलब नॉर्मल फंक्शन। जब नॉर्मल फंक्शन को रोग के साथ जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस रोग की वजह से, रोग में क्या होगा? आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन कैसा हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किस तरह से आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन अल्टरेड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पैथोफिजियोलॉजी। यानी हम पैथोफिजियोलॉजी को इस टाइप से लिख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हाउ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, हाउ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस become altered
यानी आपकी बॉडी के कैसे जो है कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सामान्य जो क्रियाविधि है वो कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि बिकम एबनॉर्मल फंक्शन, यानी जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है वो जब एबनॉर्मल हो जाते हैं, किस वजह से, ड्यू टू डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से। तो इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या होती है, कि आपके शरीर में रोग होने पर उस रोग की वजह से आपकी बॉडी जो नॉर्मल काम कर रही थी वो अब एबनॉर्मल हो गई, तो इसी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ब्लड शुगर की बात करते हैं। आपकी बॉडी में जैसे ही आप खाना खा रहे हो, ब्लड आपकी बॉडी की ब्लड में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है। उस शुगर के लेवल को बढ़ने को जैसे ही बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में एक हार्मोन आता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन अगर प्रॉपरली रिलीज हो रहा है बॉडी से, सीक्रेट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये जो चीज़ बताई इसको मैंने नाम दिया फिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गया या इंसुलिन डिसफंक्शनल हो गया, काम करना बंद कर दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो शुगर का लेवल था वो ब्लड में अब बढ़ेगा। अब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो इसका मतलब इसकी जो स्टडी कर रहे हैं कि पहले बॉडी नॉर्मल काम कर रही थी, ब्लड शुगर जो है वो लेवल था, लेकिन अब ब्लड शुगर जो है वो हाई हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आ गई। तो ये जो स्टडी करेंगे इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। कौन सी हो जाएगी, पैथोफिजियोलॉजी। यानी यहाँ पर हम दो नाम पढ़ रहे हैं, एक तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी, या हम ऐसे कह सकते हैं एक तो नाम है हमारे पास फिजियोलॉजी और एक नाम है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो एक तो नाम है फिजियोलॉजी और एक नाम हमारे पास क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर, ये आपने बॉडी के एक फंक्शन की स्टडी की कि बॉडी में क्या हो रहा है कि जो ब्लड शुगर है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इंसुलिन। इट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉडी जो आप स्टडी कर रहे हो। अब आपने देखा कि आपके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो इंसुलिन जैसे ही बनना बंद हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंसुलिन है उसका लेवल डाउन हो गया। तो अब जो ब्लड शुगर है, ये ब्लड शुगर जो है बॉडी के अंदर अब जिस हिसाब से कंट्रोल हो रही थी वो कंट्रोल नहीं होगी और नई सेल के पास जा पाएगी क्योंकि ग्लूट प्रोटीन काम नहीं करेगा। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि आपके शरीर में एक रोग हो गया और उस रोग का नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, तो अब फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में समझ में आना चाहिए कि फिजियोलॉजी का मतलब कि आपकी बॉडी में नॉर्मली जैसे ही ब्लड में शुगर बढ़ रही थी, इंसुलिन आया और उसने शुगर को कंट्रोल कर दिया। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब अब आप ब्लड सैंपल देख रहे हो, उसमें शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। आपने देखा कि शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन नहीं है बॉडी में, ठीक है, या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या डिसफंक्शनल हो गया। आपने कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि बीटा सेल जो है वो नष्ट हो चुकी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है टाइप 1 या जेनेटिक डिसऑर्डर है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब जो आपने रोग होने के बाद जब शरीर के अंदर फंक्शन देखा तो वो फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होकर के एबनॉर्मल हो गया। इसको हमने किस नाम से जाना, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ये तो हमने इंसुलिन का एग्जांपल दिया, ऐसे बॉडी में हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं जो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। अगर हम नॉर्मल फेफड़ों की बात करें, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, आपकी ऑक्सीजन जो है फेफड़ों के अंदर एल्वुलाई में जा रही है और एल्वुलाई में जाकर के जो है वो ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और ब्लड से CO2 वापस एल्वुलाई में आती है। इट इज़ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग विच अकर इन साइड द बॉडी। इट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। इसकी जो स्टडी होगी वो किस में होगी, फिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा कि अगर आपके शरीर में वायरस चला गया, ये वायरस आपके श्वास नली से होता है वो फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों की जो कुपिका है, जो एल्वुलाई है, उसके अंदर सूजन, उसके अंदर जो है सेल को डैमेज कर देगा। सेल को जैसे ही डैमेज करेगा, सेल साइटोकाइन बनाएगी। साइटोकाइन जो है वो सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देगी, फ्लूइड वगैरह जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा क्या, ऑक्सीजन जो है वो उस फ्लूइड की वजह से अब एल्वुलाई से ब्लड में नहीं जा पाएगी और नई ब्लड के अंदर की CO2 जो है वो उस फ्लूइड की वजह से एल्वुलाई में नहीं आ पाएगी।
तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या गया कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ढंग से नहीं जा पा रही है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई, ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गई, श्वास लेने में दिक्कत आ गई। ये जो हमने प्रोसेस बताया इसको क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ये कहती है कि आपकी फेफड़ों में जो है कुपिका है, एल्विलाई है, वो एक्सचेंज ऑफ गैस कर रही है। पैथोफिजियोलॉजी ये कह रही है कि एल्विलाई में पानी भर गया, ये समझो गुब्बारे में हवा की जगह पानी आ गया, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि अब उसमें प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा, फंक्शनल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है पैथोफिजियोलॉजी। ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी एंड व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी को किस तरीके से समझा जाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी को 7 स्टेप में समझा जाता है। टोटल 7 स्टेप होंगे जिसके द्वारा हम इसको समझेंगे। तो टोटल कितने स्टेप है जिसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी को हमें समझना है। तो पहला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी को समझने का सबसे पहला स्टेप है। अब इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी का मतलब है कि जो आपके शरीर में बीमारी हुई है वो किस कारण हुई है। वो जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, या किसी बॉडी के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या किस टाइप की बीमारी है। तो आपके शरीर में जो भी रोग है वो किस कारण का हुआ है, या मतलब किस वजह से हुआ है, या किस टाइप का डिजीज़ है, इसको जानना, कॉज ऑफ डिजीज़ को जानना क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। मतलब कॉज ऑफ डिजीज़, रोग का कारण पता लगाना। इटियोलॉजी के बाद सेकंड नंबर पे आता है, हम कहते हैं पैथोजिनेसिस, रोग जनन। पैथोजिनेसिस का मतलब होता है कि अब जो बीमारी आपके शरीर में हुई है तो वो किस तरह से उसकी बीमारी की शुरुआत हुई। पहला जो स्टेप था इटियोलॉजी, उसमें तो हमने क्या देखा कि बीमारी जो है किस वजह से हुई है। अब जो भी वजह है वो आपके शरीर में बीमारी कैसे उत्पन्न करती है, इसको हमने किस नाम से जाना? पैथोजेनेसिस। तो इस फील्ड के अंदर इस स्टेप में हम क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं कि जो भी डिजीज़ आपकी बॉडी में हुई है वो किस स्टेप से हुई है, किस तरीके से हुई है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के बाद थर्ड नंबर का स्टेप होता है सेल्यूलर इंजरी। सेलुलर इंजरी का मतलब होता है कि जो भी डिजीज, देखो सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हो जाए, वॉट एवर टाइप ऑफ डिजीज अकर इन बॉडी, सीधी सी बात है कि ये बॉडी के अंदर जो है सबसे पहले किस पे अटैक करेगी? सेल पे। अब सेल पे अटैक करेगी तो सेल में क्या होगी? सेल के अंदर फंक्शन चेंज होंगे, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, उसका एटीपी प्रोडक्शन डैमेज हो सकता है, उसके डीएनए टूट सकते हैं, उसका न्यूक्लियस टूट सकता है। ये सारे चेंजेस बॉडी में आएंगे। जब सेल में ये सारे चेंजेस आते हैं वायरस से या किसी और फैक्टर की वजह से, तो सेल जो है अपने आप में पूरी टूट जाती है। सेल जब पूरी डैमेज हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है। ये इंजरी रिवर्सिबल हो सकती है और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि सेल अगर डैमेज होने की स्थिति में है तो वो कोशिश करती है कि वो रिकवर हो जाए। मतलब ये समझो जैसे आप चलते चलते गिर रहे हो। अब गिर रहे हो तो दो कंडीशन है कि अगर आपके नॉर्मल चोट आई है तब तो आप खड़े होने की कोशिश करोगे, खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर मान लो गिर गए और अचानक से आपके हेमरेज हो गया तो आप जो है बेहोश हो जाओगे। आप मतलब उस कंडीशन में चले जाओगे कि वापस उस समय वहाँ से खड़े हो जाओ या नहीं हो पाओ। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल। तो सेल में भी ये होता है कि सेल जब कोशिका जब डैमेज होती है तो डैमेज होने के बाद में सबसे पहले वो कोशिश करती है अटेम्प्टिंग टू सर्वाइव, यानी कोशिश करती है ज़िंदा रहने के लिए कि भाई जैसे तैसे मैं अपने आप को बचा लूँ। वो सर्वाइव करना चाहती है, वो ज़िंदा रहना चाहती है। उसके लिए वो अपनी साइज़ बढ़ा सकती है, नंबर बढ़ा सकती है, साइज़ घटा सकती है, उसमें स्ट्रक्चर में चेंज ला सकती है। सेल कैन बी रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस्ड हो सकती है, या उसके एबनॉर्मल फंक्शन हो सकते हैं। किसी भी मतलब कोई भी कारण होगा, सेल अपने को कैसे भी कोशिश करके भी सेल जो है वो अपने आप को बचाएगी। इसको कहते हैं हम लोग सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी। अब ये रिस्पॉन्स दो टाइप का पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे रिवर्सिबल, एक पढ़ेंगे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि सेल में इंजरी हो रही है तो एक ऐसी इंजरी है जो सेल को ज़्यादा डैमेज नहीं कर रही, सेल अपने आप को रिकवर कर सकती है। नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का मतलब होता है सेल ज़्यादा ही डैमेज हो गई है, अब तो सेल का मरना तय है, जिसको हम एपोप्टोसिस कह सकते हैं, जिसको हम नेक्रोसिस कह सकते हैं। सेल्यूलर इंजरी के बाद में 4 नंबर का जो टॉपिक है वो होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं सूजन आना। सूजन कब आती है? जब आपके शरीर के अंदर
कोई भी फ्लूइड जो है वो सेल के बीच में ज़्यादा भर जाता है। इसको हम सारे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इनके टॉपिक को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये टॉपिक किस बारे में बता रहे हैं। तो हम एक एक टॉपिक को लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए इजीली कि ये टॉपिक किस चीज़ को लेकर के बता रहे हैं, क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो 5-10 मिनट की नहीं है, वो कम से कम एक एक टॉपिक 10-10 15-15 मिनट का चलेगा, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिटेल में आएगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कौन से फैक्टर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, कौन से फैक्टर इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्यों होता है, क्यों ब्लड वेजल्स बनती है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो ब्लड वेजल्स को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन के केस में बॉडी में क्या चेंज आते हैं, सेल में क्या चेंज आते हैं, सारी चीज़ें हम इन्फ्लेमेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से ऐसे रिसेप्टर है जो सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन के अंदर। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आना, यानी बॉडी जो है जब भी बॉडी में सेल में डैमेज आता है, सेल जब नष्ट होती है तो वो सेल अपने आप को बचाती है, बॉडी खुद को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करती है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शुरू करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बाद में फिर हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अगर बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगा, कभी भी सूजन आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे। जैसे देखो, हमारे भी कहीं चोट लगती है तो चोट लगती है क्या आती है, घाव भर जाता है, घाव लग जाता है, और घाव होते ही हमारी बॉडी में आसपास का जो है भाग है उसमें लालिमा आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाता है। वो रेडनेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ज़्यादा मतलब वहाँ ब्लड वेजल्स नहीं बनती है, वहाँ पर नई ब्लड वेजल्स बनती है, वहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई फास्ट हो जाती है, ताकि जैसे तैसे ऑर्गन जो है उसको ब्लड मिले और टिश्यू फटाफट बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो जो लाल एरिया होता है वो आपकी बॉडी का एक सिम्टम्स है कि भाई जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर खुजली आ रही है, वहाँ पर इरिटेशन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर जो है अलग अलग तरह के सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलता है, आपको दर्द हो रहा है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। इन्फ्लेमेशन में सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स के बाद फिर हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी से अलग होती है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन कैसे एबनॉर्मल हो गए। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी आपके शरीर में बीमारी हुई है उसकी वजह क्या है उसको जानना, बीमारी की वजह को जानने की प्रक्रिया। इट इज़ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट कॉज ऑफ डिजीज़, जिसको हम ओवरऑल सिंपल भाषा में कहते हैं डायग्नोसिस या निदान। डायग्नोसिस करना, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करना यानी पता लगाना कि वो बीमारी। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक इंसान को पहले पूछेंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके बाद में अगर सिम्टम्स से पता नहीं चल रहे हैं तो उसके आधार पर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, लीवर का एलएफटी कराते हैं, हार्ट को लेकर के जो भी लिपिड प्रोफाइल होता है वो करवाते हैं। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं बीमारी के बारे में। हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक्सरेज कराते हैं, यूट्रस या वेजाइना या और भी इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं। 3D स्कैनिंग के थ्रू भी ये सब डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस में ये सब आते हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। जो भी बीमारी हुई है उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है, उसका उपचार क्या है, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। और ट्रीटमेंट के बाद में भी एक चीज़ आती है जिसको प्रिवेंशन कहते हैं। तो ट्रीटमेंट और उसके बाद में इसी के अंदर हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन, यानी सावधानी, कि बीमारी ना हो उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मेरा जो आज का लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन और पैथोफिजियोलॉजी को जिस स्टेप में समझना है वो टोटल 7 स्टेप बताए। कल से हम इनके एक एक स्टेप के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि पैथोलॉजी के अंदर ईटियोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी के अंदर पैथोजेनेसिस क्या होता है, सेलुलर इंजरी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, साइन सिम्टम्स, पैथोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक एक स्टेप को हम डिटेल में इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर्स का वेट करना अगली बार कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ये सारे स्टेप किस तरह से जो है आप जो है डिजीज़ के बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि अगर डायबिटीज़ हो जाए तो इन 7 स्टेप्स के थ्रू कैसे पता करेंगे, अगर अस्थमा हो जाए तो ये 7 स्टेप के थ्रू कैसे पता करेंगे। यानी जो भी डिजीज़ आपकी बॉडी में हो रही है तो उनके स्टेप्स के बारे में हम पता करेंगे।